गांव का नाम था अंबर नगरी। हर साल यहाँ बारिश खूब होती थी, लेकिन इस साल तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। पूरे गांव में पानी भर गया था। नालियाँ उफनने लगी थी। सरोवर किनारे के घर डूब चुके थे। उसी गांव के किनारे एक गरीब आदमी रहता था, भोरू। उम्र करीब 35, कंधे झुके हुए, शरीर पर एक पुराना लबादा और गीली मिट्टी सनी धोती। उसकी पत्नी शालिनी और 2 छोटे बच्चे, कुसुम और मोहन। उनके पास रहने को घर तो था, पर वो भी मिट्टी और सरकंडों से बना, जो हर साल बारिश में बह जाया करता था। इस बार भी वही हुआ। सुबह जब तेज बारिश आई, उनकी झोपड़ी की छत टपकने लगी। शालिनी बर्तन लगाकर पानी रोकने की कोशिश करती रही। बच्चे ठंड से कांपते रहे, लेकिन दोपहर होते होते झोपड़ी की दीवारें गलने लगी। रात का समय था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार टप टप गिर रही थीं। घर के कोने में बैठी शालिनी चूल्हे की राख कुरेद रही थी। शायद कोई जली लकड़ी बची हो जिससे आग जला सके। भोरू ने बगल में पड़ी पुरानी टोकरी की ओर देखा। वो खाली थी। सुनिए, कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। बच्चे भूख से रो रहे हैं। 2 दिन से सिर्फ चोरा खाया है, अब वो भी खत्म हो गया। भोरू चुपचाप दीवार की ओर देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। पिछले महीने जब महाजन ने आपको खेत के काम से निकाल दिया, तभी से घर में पैसे का नाम नहीं है। कम से कम किसी से मांग लाइए। मुझे बच्चों का ये मुरझाया चेहरा देखा नहीं जाता। भोरू का दिल बीक गया। महाजन ने सच में उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उस दिन बुखार के कारण वो खेत नहीं जा पाया था। तब से गांव के किसी आदमी ने उसे काम नहीं दिया। वो उठा और बाहर चल पड़ा। बारिश अब हल्की थी, लेकिन मिट्टी में पैर धंस रहे थे। वो गांव के मध्य चौक पर पहुंचा, जहां कुछ आदमी छप्पर के नीचे बैठे थे। भीगी मिट्टी, ठंडी हवा और भूख से भोरू का शरीर कांप रहा था। भैया, घर में अब तो एक भी दाना नहीं बचा। बच्चा लोग कल रात से भूखा बैठा है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। भैया, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा आटा, गेहूं, चावल जो भी हो उधार दे दीजिए। जैसे ही कहीं मजदूरी मिलेगी मैं पूरा चुका दूंगा। भैया, बच्चे भूख से बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं। मैं और कुछ नहीं मांग रहा, बस उनके पेट में 2 निवाला चला जाए। भगवान के नाम पर दे दीजिए भैया, उधार ही सही। जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे सबसे पहले आपका ही चुका दूंगा। पांव पड़ता हूं भैया। अरे भोरू, तू हर हफ्ते यही रोना लेकर आ जाता है। सुन, हमारे पास खुद कुछ नहीं बचा है इस बार। घर में आटा, चावल, दाल सब खत्म हो गया है। खुद सोच रहा हूँ किससे उधार मांगू। तुझे कहाँ से दे दूं भैया? जा कहीं और देख, किसी और से कह। हम तो खुद बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। भगवान ही मालिक है। भाई, हमारी पत्नी भी कई दिन से बीमार पड़ी है। घर में औषधि के भी पैसे नहीं बचे, बच्चे लोग भी भूखे हैं। हम तो खुद दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तनी दूर जाके मांग भोरू, देख कोई और दे देगा। हमारे पास इस बार सच में कुछ नहीं बचा। पर तेरा क्या है? तुझे तो आदत है मांग के खाने की। तू गरीब जो है, मुझे तो लगता है तेरी गरीबी के कारण ही तुझे कोई उधार नहीं देता। अगर तुझे हमने पैसे दे भी दिए तो तू लौटाएगा कैसे? तेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। माफ कर, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। देखो तो इसे, हर साल भीख ही मांगता रहता है रे भोरू। कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया कर। भाग्य भरोसे कब तक जिएगा? बस हाथ फैलाना आता है तुझे। जा यहाँ से, कहीं और जाकर रो अपनी गरीबी का रोना। हर बार यही नाटक करता है। काम करने की आदत डाल। भीख मांगकर पेट भरना कब तक चलेगा रे? भोरू की आंखों से आंसू टपक पड़े। भीगते कपड़े और ठंडी हवा उसे कम कपा रही थी, पर उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या गरीब का कोई अपना नहीं होता? वो जैसे तैसे घर पहुंचा। शालिनी ने बिना कुछ पूछे उसके चेहरे को पढ़ लिया। उसने भी कुछ नहीं कहा।
उस रात बच्चे भूखे पेट माँ से लिपट कर सो गए। भोरू छप्पर के नीचे बैठा बरासते पानी को देखता रहा। उस रात पहली बार उसके मन में सिर्फ दर्द था। रात गहराती जा रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक में भोरू की झोपड़ी साफ दिखाई दे रही थी। कच्ची दीवारें, टीन और सरकंडों की छत जो हर तेज हवा के झोंके में हिल जाती थी। बच्चे माँ से लिपटे थे। शालिनी के आंचल में कुसुम दुबकी हुई थी। भोरू चुपचाप कोने में बैठा बाहर देख रहा था। हवा और पानी का शोर दिल दहला रहा था। अचानक एक जोर की आंधी आई। टीन की छत उड़ गई। मिट्टी की दीवारें भीग कर गीली हो चुकी थी। तेज बारिश की मार ने दीवारों को तोड़ डाला। झोपड़ी की पूरी पिछली दीवार भर-भरा कर गिर पड़ी। मिट्टी का पानी अंदर बहने लगा। शालिनी चीख पड़ी। बच्चे रोने लगे। भोरू ने जल्दी से सबको बाहर निकाला। बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध और पानी दिखाई दे रहा था। वो सबको लेकर गांव के मध्य चौक की तरफ भागा। भैया सुनो ना भैया, घर का पूरा छप्पर गिर गया है। बच्चे लोग भीगते भीगते ठंड से थर थर आ रहे हैं। उनका रोना सुनकर कलेजा फट रहा है मेरा। बस आज की रात ही सही अपने घर के किसी कोने में पनाह दे दो, बरामदे में ही सही, जहाँ बारिश सीधी न पड़े। मैं कुछ नहीं मांग रहा भैया, बस बच्चों को बचाने के लिए जगह दे दो। देखो तो एक बार कैसे कांप रहे हैं भूख और सर्दी से। भगवान के नाम पर दे दो भैया, तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भोरू, हम भी किसी तरह जी रहे हैं। हमारे अपने घर में जगह नहीं है। तुम्हारे लिए कहाँ से करो इंतजाम? जाओ कहीं और, यहाँ मत खड़े रहो। हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी ओर नहीं देखा। भोरू के पैर मिट्टी में धंस रहे थे। ठंडी हवा से बच्चे कांप रहे थे। शालिनी की साड़ी भीग कर उसके शरीर से चिपक गई थी। आखिरकार उसने सबको लेकर मध्य चौक के पास खड़े पुराने चंदन वृक्ष के नीचे बैठा दिया। वृक्ष की मोटी डालें थोड़ी सी बारिश रोक रही थी, पर पूरी तरह नहीं। ठंडी बूंदें लगातार उन पर गिर रही थीं। शालिनी चुपचाप बैठी रही। हवा इतनी तेज थी कि लगा मानो वृक्ष उखड़ जाएगा। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो टूट गया, ना सपीला हो गया, मिट्टी भी गिर गई। बाबा, हम अब कहाँ सोएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है बाबा। कोई हमें अपने घर में भी जगह नहीं दे रहा। ऐसा क्यों है पिताजी? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग हमारी मदद क्यों नहीं करते? बाबा, क्या हम बहुत गरीब है इसीलिए? बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें अब कौन बचाएगा? भोरू के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो बारिश की बूंदों में मिल गए। वो सारी रात वृक्ष के नीचे बैठा रहा। बरसात की बूंदें, ठंडी हवा, बच्चों का सिसकना और पत्नी की खामोशी, हर चीज जैसे उसके दिल पर चोट कर रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? क्या गरीब के लिए जमीन पर जगह भी नहीं बची? सुबह की पहली किरण भी बदली हुई थी। आसमान में सूरज था, लेकिन बादल अब भी मंडरा रहे थे। पूरी रात भीगने के बाद बच्चे बुखार से तप रहे थे। भोरू सारी रात नहीं सोया था। वो बस चंदन वृक्ष की मोटी डालों को देखता रहा। जब सुबह हुई तो उसने वृक्ष के तने को छू कर देखा। वृक्ष ठंडा था, लेकिन मजबूत। उसकी मोटी शाखाएं जमीन से करीब 10 फीट ऊपर चारों तरफ फैली हुई थी। उन शाखाओं के बीच थोड़ी सी जगह थी, जहां आराम से एक छोटा घर बन सकता था। भोरू का मन फ्लैशबैक में चला गया। बचपन के दिन, जब वो छोटा था, तो इसी चंदन वृक्ष पर चढ़कर घंटों खेला करता था। उसकी माँ कहती थी, भोरू बेटा, ये वृक्ष तेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब भी तू अकेला महसूस करे ना, तो इसके नीचे बैठ जाना। ये तुझे अपनी छांव में समेट लेगा। धरती चाहे जितनी भी डोले, आंधियां आए, तूफान आए, पर ये वृक्ष तुझे कभी गिरने नहीं देगा। जब भी तुझे लगे कि दुनिया में कोई तेरा नहीं, तब भी ये वृक्ष तेरे साथ खड़ा रहेगा। ये तुझे बचा लेगा, संभाल लेगा। जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती है ना, वैसे ही ये वृक्ष तुझे अपनी बाहों में छुपा लेगा मेरे लाल।
उसने उसी समय सोचा, काश कभी मेरा घर भी वृक्ष पर होता तो कम से कम घर में पानी ना भरता। अगर जमीन ने जगह नहीं दी तो क्या हुआ, अब मैं आसमान में घर बनाऊंगा। ये वृक्ष ही मेरा आसमान है। सुनो, मैंने सोच लिया है, मैं इस वृक्ष पर ही हमारा घर बनाऊंगा। देखो तो इसकी कितनी मोटी मोटी डालें हैं, कितना मजबूत है ये, जैसे धरती में गहराई तक अपनी जड़ें जमा कर खड़ा है। अगर हम इसका सहारा ले तो हमारा घर भी उतना ही मजबूत बनेगा। सोचो शालिनी, ऊपर अगर घर बन जाएगा तो बारिश का पानी भी घर में नहीं भरेगा और बाढ़ आएगी तो भी हम सब बच जाएंगे, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। ये वृक्ष हमें बचा लेगा। मैं चाहता हूँ हमारा घर ऐसा बने जो कभी न टूटे, चाहे कितनी भी आंधी पानी क्यों ना आए। बस तुम मेरा साथ देना, देखना मैं ये करके दिखाऊंगा। वृक्ष पे घर? भोरू, क्या सच में ये मुमकिन है? देखो ना, हमारा घर तो टूट चुका है, बच्चे ठंड में कांप रहे हैं। मैं सोच भी नहीं पा रही कि अब क्या होगा। वृक्ष पे घर बनाने की बात, ये तो कोई सपना जैसा लगता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? शालिनी, मुमकिन और नामुमकिन में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, मेहनत का। अगर इंसान ठान ले ना, तो वो टूटी हुई मिट्टी से भी महल बना सकता है। तुम बस विश्वास रखना, भरोसा रखना अपने भोरू पर, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें और बच्चों को बिना छत के नहीं रहने दूंगा। ये वृक्ष ही हमारा आसरा बनेगा। और देखना, एक दिन इसी वृक्ष पर हमारा भी घर होगा जो कभी नहीं टूटेगा। उसने वहीं वृक्ष के नीचे पड़ी अपनी पुरानी धारदार खुरपी उठाई। बारिश में भीगकर उसका लकड़ी का हत्था कमजोर हो चुका था, लेकिन भोरू का इरादा उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने गांव के सूखे बांस और टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करने शुरू कर दिए। रास्ते में उसे फिर वही ग्रामवासी मिला। अरे बोरू, अब जंगल काट के क्या उखाड़ लेगा रे? बता तो सही, इतनी बारिश में तो लकड़ियां सूखती ही नहीं, जला भी नहीं पाएगा। जब देखो तब जंगल जंगल घूमता रहता है, कभी लकड़ी, कभी घास, कभी पत्ता बिनता रहता है। इससे क्या होगा रे बोरू? हंसी आती है तुझे देख के? भूखा नंगा आदमी जंगल काट के कौन सा महल बना लेगा? जा रे, बैठ कहीं कोने में और भगवान का नाम ले। ये पेड़ पौधे काटने से पेट थोड़े ही भर जाएगा तेरा। बाबा, सच में क्या हमारा घर इस वृक्ष पर बनेगा? जैसे चिड़ियों का घोंसला होता है ना बाबा, क्या हमारा भी घर ऊपर होगा? हम सब वहां रहेंगे और बारिश आएगी तो भी हम भीगेंगे नहीं ना बाबा? हाँ बेटा, बिल्कुल बनेगा। ये वृक्ष ही हमारा नया घर होगा। इतना मजबूत घर बनेगा कि अब बारिश से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी आए, आंधी आए, बाढ़ आए, ये वृक्ष हमें हमेशा बचाएगा। बस तू विश्वास रखना अपने बाबा पर। मैं तेरे लिए वो घर जरूर बनाऊंगा जिसमें तू सुकून से सो सके, बिना डर के, बिना भीगे। शालिनी की आंखों में डर भी था और आंसू भी, लेकिन उन आंसुओं के पीछे थोड़ी सी उम्मीद की चमक भी झलक रही थी। उस रात भोरू ने ठंडी हवा और बूंदाबांदी के बीच अपना काम किया। उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, गरीब का सहारा वृक्ष बनकर आया है, अब इसे ही घर बनाना होगा। भोरू की मेहनत दिन रात जारी थी। कभी वो रस्सी से लकड़ियां बांधता, कभी बांस की खपच्चियों को जोड़ता। कभी कभी बारिश फिर से आ जाती तो सब गीला हो जाता, लेकिन भोरू रुकता नहीं था। पूरा एक हफ्ता लग गया। आखिरकार उसने वृक्ष पर एक छोटा सा घर बना ही लिया। चारों ओर बांस की दीवारें, ऊपर सरकंडों और टीन की छत, नीचे मजबूत लकड़ियों की फर्श। जब सब कुछ तैयार हुआ तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। तुमने सच में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया भोरू। जिस बात पर पूरे गांव ने हंसी उड़ाई, जिस सपने को सबने पागलपन कहा, उसे तुमने अपनी मेहनत से साकार कर दिया।
देखो तो कितना सुंदर घर बना है वृक्ष पर। बच्चों की हंसी सुनकर लग रहा है जैसे भगवान खुद हमारे घर आ गए हों। तुमने तो चमत्कार कर दिया भोरू। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तू ही था जिसने मुझे हिम्मत दी, तू ही था जिसने हर कदम पर मुझे संभाला। जब सबने मुंह मोड़ लिया तब तूने ही मेरा सहारा बनाया। ये सब तेरी ही कृपा है प्रभु, तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ ही दिनों बाद भोरू को पास के गांव की एक दुकान पर काम मिल गया। दुकान वाला उसे हर रोज अनाज की बोरियां लाने और ग्राहकों को सामान देने के बदले कुछ पैसे और राशन दे देता था। भोरू ने सोचा अब बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। गांव में धीरे धीरे उसके वृक्ष पर बने घर की चर्चा फैलने लगी। लोग दूर दूर से आकर उसका घर देखने लगे। कोई कहता क्या दिमाग लगाया है भोरू ने, कोई कहता ये तो महान आदमी है। लेकिन उसका पड़ोसी विराज चुप था। विराज के मन में आग लग गई थी। उसका पक्का घर बारिश में भीग तो नहीं रहा था, लेकिन लोगों की भोरू के लिए तारीफ उसे चुभ रही थी। भोरू समझता है बड़ा होशियार है। देखो तो कैसे वृक्ष पर घर बनाकर पूरे गांव की तारीफें बटोर रहा है। सब उसके मुरीद बने फिर रहे हैं जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। हाँ, पर मैं देखता हूँ कब तक टिकता है उसका ये घर। वृक्ष पर घर रहेगा ही नहीं तो तारीफ किस बात की होगी। एक दिन आंधी आएगी या मैं ही कुछ कर दूंगा, तब देखूंगा कैसे उड़ता है उसका घमंड। सब उसकी मेहनत को भूल जाएंगे। जब उसका घर ही नहीं बचेगा तब हंसी आएगी, मुझे बहुत हंसी आएगी। क्या करेगा अब तू विराज? बोरू ने तो सच में सबको दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है। तू चुप क्यों बैठा है? अब क्या सोच रहा है? क्या करूंगा? आग लगा दूंगा उसके घर में। हाँ, वृक्ष पर बने उस घर में आग लगा दूंगा। तब देखूंगा कैसे रहता है वह वृक्ष पर, कैसे बचाता है अपने बच्चों को। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, तब करेंगे जब देखेंगे उसका घर जलकर राख हो गया। उसकी वो मुस्कुराहट, उसका वो घमंड सब राख हो जाएगा। मैं चैन से तभी सोऊंगा जब उसकी आंखों में डर देखूंगा और उसकी आंखों से बहते आंसू देखूंगा। मनोज डर के मारे चुप हो गया, लेकिन विराज की आंखों में जलन का शैतान नाच रहा था। उसके मन में अब एक ही सोच थी, भोरू को नीचा दिखाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। रात का समय था। आसमान में बादल घिरने लगे थे। ठंडी हवा के झोंकों से वृक्ष हिल रहा था। भोरू अपने वृक्ष के घर में सोया था। बच्चे और शालिनी भी चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन उसी समय उसका पड़ोसी विराज हाथ में जलती हुई मशाल लिए चुपचाप वृक्ष की ओर बढ़ रहा था। आज इसे सबक सिखा ही दूंगा। बहुत उछल रहा है ये भोरू। सोचता है कि वृक्ष पर घर बना के कोई बड़ा कारनामा कर दिया। सब लोग भी इसकी तारीफ में लगे हैं। कोई नहीं देखता कि असली ताकत किस में है। लेकिन आज रात के बाद सब जान जाएंगे। जब इसका घर ही नहीं रहेगा तब पता चलेगा इस भोरू को। तब देखूंगा कैसे सीना तान के घूमता है गांव में। जब इसका बनाया घर राख बन जाएगा तब इसकी आंखों में जो हार होगी वही मेरी जीत होगी। आज इसकी हिम्मत तोड़कर ही दम लूंगा। आज इसे सबक सिखा ही दूंगा। उसके कदम कीचड़ में धंस रहे थे, पर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वो जैसे ही वृक्ष के पास पहुंचा और जलती हुई मशाल को घर की ओर बढ़ाने ही वाला था कि अचानक आसमान गरजा। जोर की हवा चली और देखते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जलती हुई मशाल की आग बुझ गई। विराज हक्का बक्का रह गया। उसके कपड़े भीग गए। हाथ से बुझी हुई मशाल गिर पड़ी। वो बदहवास सा चारों ओर देखने लगा। तभी पीछे से मनोज की आवाज आई। विराज, क्या कर रहे हो? विराज पलटा। देखा, मनोज के साथ गांव के कई लोग भीगते हुए खड़े थे, जिनमें दिनेश भी था। उनके चेहरों पर गुस्सा था। सबने सुन लिया विराज, मनोज ने हमें सब बता दिया है। तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है, इतने जहर भरे ख्याल आते हैं तुम्हारे मन में। एक गरीब आदमी जो अपनी मेहनत से वृक्ष पे एक घर बना के अपने बच्चों को बचा रहा है, उसका घर जलाने आए हो? जरा भी शर्म नहीं है तुम्हें? सोचो अगर तुम्हारे बच्चों के सिर से भी छत छिन जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? इंसानियत खत्म हो गई है क्या तुम्हारे अंदर? नहीं भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। सच कह रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं कसम खाता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। भैया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गांव वाले सब जान चुके थे। अगले ही दिन पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्ग और पंचायत के मुखिया रामाचार्य बाबा ने फैसला सुनाया। विराज,
तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही गांव में भाईचारा खत्म हो रहा है, इंसानियत खत्म हो रही है। सोचो, भगवान ने जिस वृक्ष को उसकी रक्षा के लिए बनाया, तुम उसी में आग लगाने जा रहे थे। भगवान के बनाए घर में आग लगाने का पाप तुम्हें जीवन भर चैन से नहीं जीने देता। पंचायत का फैसला सुन लो, तुम बोरू से माफी मांगोगे और अगले 1 साल तक गांव के हर गरीब के खेत में मुफ्त मजदूरी करोगे, ताकि तुम्हारे अंदर का घमंड और यह जलन खत्म हो सके। तभी तुम्हें समझ आएगा कि मेहनत क्या होती है और किसी का दर्द क्या होता है। मोरू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। विराज, जलन छोड़ देगा तो तेरा जीवन भी आसान हो जाएगा। मैंने तुझसे कभी कोई दुश्मनी नहीं रखी। तू समझ नहीं पाया कि असली सुख दूसरों को तकलीफ देने में नहीं, बल्कि उनके दुख दूर करने में है। जा, अब अपने दिल से नफरत को निकाल दे, तभी तुझे भी सुकून मिलेगा। वही वृक्ष, वही बारिश, लेकिन अब दृश्य बदल चुका था। गांव वाले भोरू के वृक्ष पर बने घर को देखने आते और उनमें से एक ग्रामवासी अक्सर कहते, देखो भाइयों, देखो, मेहनत और दिमाग का कितना सुंदर मेल है। ये भोरू है जिसके पास ना पैसा था, ना बड़ा घर, ना ही किसी का सहारा, लेकिन देखो तो इसने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और अकल से ऐसा काम कर दिखाया जो बड़े बड़े अमीर भी नहीं सोच पाते। वृक्ष पर घर बनाना, वो भी इतनी मजबूती से कि बारिश और बाढ़ भी कुछ ना बिगाड़ सके। ये हमें सिखाता है कि अगर इंसान ठान ले तो गरीबी भी उसकी राह नहीं रोक सकती। गरीब आदमी भी अगर चाहे तो अपने परिवार के लिए आसमान तक में घर बना सकता है, बस हिम्मत और भरोसा चाहिए। सच में भोरू, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच और मेहनत ही होती है। उस दिन भोरू ने आसमान की तरफ देखा। बादल के बीच से सूरज की किरणें निकल रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। बच्चे हंस रहे थे। शालिनी की आंखों में शांति थी। भोरू के दिल से आवाज आई, ईश्वर, सच में तूने गरीब का साथ दिया। जब पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, जब अपने भी पराये बन गए, जब किसी ने एक मुट्ठी आटा देने से भी इनकार कर दिया, तब भी तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तूने ही यह वृक्ष भेजा मेरे लिए। तू ही तो है जिसने मुझे रास्ता दिखाया। भोरू को यकीन था, कुदरत जिसके साथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आपको लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब कोई साथ नहीं देता, पर जब आप अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं, तो वही लोग आपको गिराने आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, इंसान साथ छोड़े या साथ दे, ईश्वर सबका मालिक है, वही सच्चा सहारा।